स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आते हैं हम लोग ग्राफ के पोर्शन पे, और आपने ये ग्राफ देखा है, आपके एनसीईआरटी के पेज पर है, और नोट कर लीजिएगा कि ये ग्राफ एनसीईआरटी के पेज पर दिया गया है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर का नाम नोट करिए, पेज नंबर मत नोट करिए, पेज नंबर तक जाएंगे टाइम वेस्ट होगा। आप वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका ये ग्राफ आपका 2020 में पूछा गया है। तो जब ये ग्राफ आपका 2020 में पूछा गया है, कौन सा वाला? 2020 में रजिस्टिविटी कॉपर के लिए टेम्परेचर के साथ वेरिएशन पूछा गया है। बहुत से बच्चे गलत करके आ गए थे, बहुत से बच्चे लीनियर लगाकर आ गए थे, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है ना, उसके हिसाब से उन लोगों ने कर दिया था। लेकिन आपको इस प्रकार से इसको नहीं करना है, आपको लर्न करना है। ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकली डिसाइडेड है कि आपका प्रैक्टिकली डिसाइडेड है कि ये आपका कॉपर वाला 20 का क्वेश्चन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नाइक्रोम वायर की रजिस्टिविटी आपसे पूछी जा सकती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी आपका केल्विन में है, टी आपका केल्विन में है, दोनों में देखिएगा टी केल्विन में है। और अगर हम बात करते हैं नाइक्रोम के लिए, तो नाइक्रोम के लिए ये 100% आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि नाइक्रोम एक ऐसा तार है, ऐसा वायर है, जिसमें हम लोग इनिशियल कंडीशन से लीनियरली वेरी करते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये लीनियर वेरिएशन शो करता है, ये आपका मटेरियल लीनियर वेरिएशन शो करता है। राइट बच्चों? तो अब आप बात करेंगे जितने भी आपके नाइक्रोम के केसेस हैं, एलॉय के केसेस हैं, सब में आपको ये लगाना होगा। एंड बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे लिखी हुई है, इस लाइन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। एलॉय ऑफ निकिल, आयरन एंड क्रोमियम। तो मान लीजिएगा कि अगर आपका इनमें से कोई भी पॉइंट आ जाए तो आपसे कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, इंतजार मत करिए। तो बेटा देखिए, ये वाला जो ग्राफ है ये सेमीकंडक्टर के लिए है, और सेमीकंडक्टर में इस ग्राफ में आप देखिएगा कि रजिस्टिविटी जो होती है वो हमारी डिक्रीज करती है। और सबसे खास बात यहां पे है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका सेमीकंडक्टर का भी होता है, और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका जो है ना बेटा, ये इंसुलेटर का भी होता है। एक बहुत अच्छा है, मैग्नेनिन एंड कॉन्स्टेंटन हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। तो एक को भी लर्न करिएगा, कॉपी पे नोट करिएगा कि ये आपका 100% पूछा जा सकता है। मैग्नेनिन और कॉपर आपका है ना, मैग्नेनिन जो लिखा हुआ है ये मटेरियल, और कॉन्स्टेंटन ये मटेरियल भी आ सकता है। तो नाइक्रोम के साथ साथ, एलॉय के साथ साथ मैग्नेनिन का मटेरियल भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ग्राफ के आज पूरे पोर्शन को हम कवर करेंगे, और हम लोग कोई भी चीज यहां पर ऐसी नहीं होगी जो यहां पर ड्रॉप करेंगे। बच्चों देखिएगा, रजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला सभी बच्चों को लर्न है, और इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। जैसे मैं बात करूं यहां पे कि इनमें से क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ, ये जो रो है हमारा, डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो कई बार आपको इससे क्वेश्चन जरूर मिलता है, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। 100% क्वेश्चन आपका यहां से मिल सकते की उम्मीद है भाई। यहां पे आइए, ये ग्राफ मुझे लग रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये आप मैग्नेटिक फील्ड पर देखिए। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी ग्राफ की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपने जितने भी बेटा ग्राफ आपने पढ़े हैं पिछले 10 साल में, आपके ग्राफ में कोई पोर्शन एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है। राइट? और एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो पूछा भी नहीं गया है। लास्ट ईयर एनसीईआरटी में जो ग्राफ आया था वो एक्सपेक्टेड, मैंने भी लास्ट ईयर बताया था, और वो ग्राफ एनसीईआरटी में बेटा आपका ये पेज पे दिया है। तो अब कहीं ना कहीं फोकस हो रहा है एग्जामिनर का कि एनसीईआरटी पे कोई भी किसी भी पेज पर कोई ग्राफ मिले तो उसको देना वो इंपॉर्टेंस समझता है। ठीक है बच्चों, देखिए ये वाला आपका ना, मैंने आपको कई बार इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद हो गया होगा कि अगर हम इन साइड बात करेंगे, अगर डिस्टेंस हमारी रेडियस से कम है तो हम इन साइड बात करेंगे, और अगर हम आउट साइड बात करेंगे तो बेटा हमारे पास इन दोनों कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जो है सिलिंड्रिकल पोर्शन के लिए वेरी करेगा। तो सिलिंड्रिकल वायर का केस सभी बच्चे लर्न कर लीजिएगा, सिलिंड्रिकल वायर का केस सभी बच्चे लर्न कर लीजिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। और बेटा इसके बाद हम आते हैं, तो देखिएगा यहां पर एक चीज और है आपकी कि प्रिज्म पर आपका ऑप्टिक्स में कोई ग्राफ नहीं आया है, लेकिन ऑप्टिक्स में ये वाला ग्राफ आपका इकलौता केवल ग्राफ आपका ये दिया हुआ है, ओनली वन ग्राफ। तो क्या हम सारे ग्राफ का रिकैप कर लें?
आप हमारे साथ एनसीईआरटी के पेज को पलटते जाइए, तो क्या हम सारे ग्राफ को रिकैप करना हमें चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि पिछले बार जब एनटीए वाले ये मौका दे चुके हैं कि आपका ग्राफ जो है एनसीईआरटी के पेज से आया है, तो एक क्वेश्चन की कीमत बहुत बड़ी होती है। ये मिनिमम डेविएशन एंगल होता है बच्चों, और इस मिनिमम डेविएशन एंगल में आपके पास ये आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यहां पर डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होती है। तो कहते हैं कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जब हम कंडीशन लेते हैं तो आपके पास I1 इक्वल टू I2 होना चाहिए, और किसी भी प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस बराबर होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और बेटा अगर हम बात करेंगे ऐसी कंडीशन पे कि आपका कौन सा केस यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो एक तो ये वाला ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताऊं यहां पे नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर देखकर जाइएगा। रीट्रेसिंग अपनी कॉपी पर लिखिएगा, रीट्रेसिंग ऑफ पाथ, मतलब ये आपका ये वाला फेज जो होता है वो उसको सिल्वर्ड कर देते हैं, तो रीट्रेसिंग ऑफ पाथ पे क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मल एमर्जेंस पर, तो बच्चों नॉर्मल एमर्जेंस पर क्वेश्चन बन सकता है। अब इन दोनों के अलावा मेरे तो दिमाग में ये आ रहा है कि क्वेश्चन एग्जामिनर इन दोनों के अलावा कहीं से नहीं पूछेगा। मैं सभी बच्चों का नाम पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, प्रेजेंस आपकी लगी हुई है। आपसे मेरी ये उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है अपनी कॉपी को जरूर 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 देखिएगा। राइट बच्चों, तो इसमें देख लीजिएगा यहां पर, है ना, कॉपी को जरूर देखिएगा, और बहुत इस ग्राफ के पोर्शन को जो है ना, इसको जो है जरूर आप देखिए, ग्राफ के पोर्शन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ का पोर्शन है। चलिए ऑप्टिक्स की बात करते हैं। ऑप्टिक्स में कोई इसके बाद कोई ग्राफ नहीं है। अब आते हैं रे ऑप्टिक्स, मतलब क्लास 12th के एनसीईआरटी में रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स में भी कोई ग्राफ आपको बेटा पिछले 10 साल में कोई नहीं पूछा गया है। तो आप समझिए बात को ना, कि आप अगर ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ के लिए आपके पास दिमाग में बात, ठीक बेटा, एक बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा था, हमारे रेडी, चलो बेटा बच्चों देखिए, अब ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे पूछा गया था कि क्या करंट, फोटो करंट को बढ़ाने के लिए इंटेंसिटी, क्या फोटो करंट बढ़ाती है या फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों का इफेक्ट फोटो करंट पर अगर देखा जाए तो सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी बढ़ाती है, सैचुरेशन करंट आपकी इंटेंसिटी से बढ़ती है। और किसी भी फोटो सेल के लिए बात अगर करंट की होती है तो सैचुरेशन करंट की बात होती है, किसी और चीज की बात बेटा नहीं होती है ना। तो अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है यहां पे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एंड इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इनिशियली करंट तो बढ़ सकती है, लेकिन सैचुरेशन करंट आपकी नहीं बढ़ सकती। तो इनिशियली करंट अगर बढ़ सकती है, सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ेगी, तो करंट का मेन फीचर जो है वो आ जाता है इंटेंसिटी पर। लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि फ्रीक्वेंसी में चेंज करंट, अगर मान लीजिए कभी कभार पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, नहीं आता है बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 3 ऑल ऑफ दी, तो ये बड़े खतरनाक सवाल होते हैं। बी अवेयर कि आपको फ्रीक्वेंसी का भी इफेक्ट इनिशियली लेना है, लेकिन बाद में इसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं लेना है। तो मैं आपको बता देता हूं, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये बात मैंने आपको बताई है यहां पे कि इंटेंसिटी मेन फीचर है, मेन फीचर है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है ये आपकी कभी भी सैचुरेशन करंट को चेंज नहीं करती है। कॉपी पे नोट कर लीजिएगा बच्चों, सैचुरेशन करंट को चेंज नहीं करती है। बिल्कुल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जल्दी जल्दी आ जाइए। आइए बेटा, अब आपका ये ग्राफ जो है
इस ग्राफ में इंटेंसिटी कांस्टेंट है बेटा, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो बदल रही है, कट ऑफ वोल्टेज बदल रहा है, इंटेंसिटी यहां पे कांस्टेंट दी गई है, तो पक्का है कि करंट कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो हमारी बढ़ेगी। तो एक क्वेश्चन आ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कट ऑफ वोल्टेज बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। इतनी सारी बातों पे क्वेश्चन जरूर बनता है, नोट कर लीजिए कॉपी पे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, आज टिके रहना है, जमे रहना है और बिल्कुल इस सारे पॉइंट को रिवाइज करते रहना है। फिर बताऊंगा पेपर इसके इर्द गिर्द ही बनेगा और इसके बाहर जाएगा नहीं, पक्का है। और 2020 में भी ऐसा देखा जा चुका है बच्चों। तो देखिएगा, ये ग्राफ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार ग्राफ है, तो आप इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। इस पे आने वाला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि मैं आपको एक ग्राफ ऐसे दूं और मैं आपको इस तरह से यहाँ पे, ये पोटेंशियल की वैल्यू है बेटा, ये आपकी करंट की वैल्यू है, और मैं आपको ग्राफ ऐसे बना देता हूं, और मैं आपको ग्राफ ऐसे बना देता हूं, और मैं आपको ग्राफ बेटा यहाँ पे ऐसे बना देता हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बेटा बताइएगा कि ये अंदर वाला ए है, बीच वाला बी है, ऊपर वाला सी है। बताइएगा, आप सभी बता दीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी ए वाली और फ्रीक्वेंसी बी वाली में क्या रिलेशन है, ए और बी की फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। जल्दी से टाइप करिए, ए और बी की फ्रीक्वेंसी में रिलेशन बता दीजिएगा, ए और बी की फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो आप इसको ए और बी की फ्रीक्वेंसी में रिलेशन जरूर बताइए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी। तो बेटा ए और बी की फ्रीक्वेंसी में हमें पता है कि दोनों की इंटेंसिटी तो बराबर है, ए और बी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बी की ज्यादा है, और आपकी फ्रीक्वेंसी अगर बी की ज्यादा है बेटा, तो हम समझ जाएंगे यहां पर कि फ्रीक्वेंसी हमारी बी की अगर ज्यादा है, तो हमको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है और सारे बच्चे जानते हैं। तो इस तरह से हमारे मिले जुले ग्राफ आ जाते हैं। अगले पार्ट पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से बनने वाला है। बताइएगा, मेटल ए दिया है और मेटल बी दिया है। देखते हैं कि मेटल ए अच्छा इमीटर है, बताइएगा गुड इमीटर कौन सा है। तो ये ग्राफ आपका आता है, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहां पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी ले सकते हैं, तब भी ग्राफ वैसे ही आएगा। तो बच्चों, ग्राफ का शेप नहीं बदलेगा, रिमेंबर, यहां पे ग्राफ का शेप नहीं बदलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि काइनेटिक एनर्जी अगर हम प्लॉट करेंगे यहां पर और कट ऑफ पोटेंशियल प्लॉट करेंगे तो स्लोप जरूर बदल जाएगा। तो एक अपनी कॉपी पे नोट करिएगा कि y m x c स्लोप जो होता है ये हमारा, कि इस ग्राफ का कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ का स्लोप जो होता है वो h/e होता है। कभी कभी क्वेश्चन एक बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है बच्चों, कि हमको इस ग्राफ का स्लोप अगर दिया जाए तो हमको पूछा जाएगा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बताइएगा। तो स्लोप अगर दिया जाएगा तो हमको बेटा यहाँ पे इस देखो, यहाँ पे अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो स्लोप की वैल्यू है h/e। अगर यहाँ पे कट ऑफ, अगर यहाँ पे बेटा केवल काइनेटिक एनर्जी है तो बेटा देख लीजिएगा, अगर केवल काइनेटिक एनर्जी है तो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ध्यान से सुनिएगा, ये y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया, ये c हो गया। अगर बात करेंगे केवल काइनेटिक एनर्जी की तो स्लोप हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट। अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज के ग्राफ के लिए फ्रीक्वेंसी के साथ, तो स्लोप हो जाएगा हमारा h/e। ठीक है, नोट कर लिया कॉपी पे। स्लोप पे क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे पूछा जा सकता है बेस्ट एमीटर। मेरे बच्चों, बेस्ट एमीटर बता दीजिए। बेस्ट एमीटर हमारा ये वाला है, जिसके लिए, अच्छा ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है बच्चों, बताइए ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है। एक क्वेश्चन आपका यहां से आ सकता है, ये वाला पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट बताता है। जब फ्रीक्वेंसी का इनिशियल पॉइंट अगर देखा जाता है तो दैट विल बी इनिशियल पॉइंट, और ये केवल बताता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से निकलता है W, और W से निकलता है h/0। तो पक्का नोट कर लीजिएगा, W से निकलेगा h/0। बिल्कुल करेक्ट आपका। जिस प्रकार से आपका आंसर आ रहा है, मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आपका ड्रीम कॉलेज आपका इंतजार जो कर रहा है, अब कॉलेज इंतजार कर रहा है और आपको पहुंचना बाकी है। ड्रीम कॉलेज आपका वेट कर रहा है और आपको एक कदम बढ़ाना बाकी है बच्चों। तो बेस्ट मीटर जिसका वर्क फंक्शन कम, बेस्ट मीटर जिसका वर्क फंक्शन कम, तो हमारा ए बेस्ट मीटर हो गया। ग्राफ पे क्वेश्चन बन जाएगा, मैंने बताया। आप यहाँ पे ग्राफ पे क्वेश्चन मालूम है 3 आपको लिखने थे, मैंने कहा था
स्लोप पे आएगा, इमीटर पूछा जाएगा, वर्क फंक्शन पूछा जाएगा। चलिए बेटा, एक बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका इस पेज पर, ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से इन दोनों पॉइंट को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? फॉर ए फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन कट ऑफ नो फोटो करंट एमिशन, यहां पे कोई पॉसिबल नहीं है। तो बेटा मैंने आपको कंडीशंस लिखवाई थी, कॉपी पे लिख लीजिएगा कि कंडीशंस एक बार जरूर लिख के जाइए। अच्छा बताइए कि गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है अगर हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो एमिशन होगा कि नहीं होगा? बता दीजिए, एमिशन होगा कि नहीं होगा? तो गिरने वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो एमिशन होगा या नहीं? और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है उसका उल्टा रिलेशन होता है आपका बेटा किसका? वेवलेंथ का। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का। अच्छा बेटा, केवल ये कंडीशन आपकी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए संभव है और आप हमेशा लैम्डा नॉट से आप इसको बढ़ाएंगे, तो हमेशा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, यू विल गेट एमिशन। राइट बेटा? तो चलिए बेटा, एक क्वेश्चन आ जाता है इस पे सवाल पे, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। मैंने आपको तीनों लाइन पढ़ के बताया। यहाँ पे देखिएगा, कोई अगर हम आपसे बात करें कि ग्रीन कलर का बल्ब, ग्रीन कलर जो होता है ये हमारा एमिशन कर देता है, एमिशन कर देता है, लेकिन येलो कलर जो होता है ये एमिशन नहीं करता है। तो किसी फोटो सेल से ग्रीन कलर जो होता है वो एमिशन आपका, ग्रीन कलर जो होता है वो एमिशन कर देता है, येलो कलर जो होता है वो एमिशन नहीं करता है। तो बच्चों को लर्न है कि नहीं बताइए? ग्रीन कलर से ज्यादा एनर्जी है विबग्योर, है ना? तो बात करते हैं विबग्योर। तो विबग्योर की बात करेंगे तो बेटा याद रखिएगा, ये एमिशन नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, काम खत्म हो गया। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आने वाला क्वेश्चन। आपको याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? सारे बच्चों को याद है कि नहीं याद है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी सारे बच्चों को याद है कि नहीं याद है? बता दीजिए जल्दी से आप लोग। पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको लर्न है कि नहीं कर लर्न है बेटा? चलो लर्न है ना? तो अब अल्ट्रा वॉयलेट सुन लो, कॉपी पे नोट कर लो। यूवी लाइट का कोई ऑप्शन दिया जाएगा, एमिशन होगा, विजिबल से एमिशन होगा, इंफ्रा से नहीं होगा, माइक्रोवेव से नहीं होगा, रेडियो वेव से नहीं होगा, एक्स रेज से होगा एंड गामा रेज से होगा। तो विजिबल, यूवी, एक्स रेज, गामा रेज, इनसे एमिशन होगा। ये बात बिल्कुल अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 100% आ सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि इसमें क्वेश्चन में कोई तकलीफ हो आपको लगाने में। बेटा हम अगले वाले पार्ट पे आ जाते हैं और अगले वाले पार्ट पर यहां पे हमारा जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये देखिएगा, अगले वाले पार्ट पर ये वाला पूरा मैंने बता दिया है। अब हमारा अगला जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है, पता है आपको ये क्वेश्चन क्या है बेटा? पता है ये क्वेश्चन कहां से आया? ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन बेटा आपका है, ये नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल की संख्या और स्कैटरिंग एंगल। तो कहा जाता है कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, यहां से नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड जो होते हैं साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 पे डिपेंड करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक फॉर्मूला ग्रेट यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पे क्या बन सकता है क्वेश्चन। बेटा कॉपी पे नोट करो, कॉपी पे नोट करिए। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है n1 अपॉन n2 दैट विल बी इक्वल टू n1 अपॉन n2, और ये आपका किसके बराबर आ जाएगा? n1 अपॉन n2 साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 थीटा 2 बाई 2 थीटा 1 बाई 2। और इस पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आप लोगों को यहां से पढ़ के जाना चाहिए बच्चों। यहां से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है और बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये आपका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये सारी चीजें। और एक बात सुन लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पर आता है तो बेटा एक बात सुन लीजिएगा, जीगर मार्टसन भी वहां पर थे और जीगर मार्टसन का भी नाम आ सकता है, जीगर मार्टसन का भी नाम आ सकता है। तो ग्राफिकल पोर्शन में हम अपने उसकी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ग्राफ है बेटा, दिस ग्राफ आप समझ लीजिएगा। इस ग्राफ में इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो हमारे 56 पर आता है आयरन, तो आयरन 56 पर आता है, ये मोस्ट स्टेबल होता है।
तो बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ बहुत ही ये समझ के चलिएगा कि क्वेश्चन इस पे जरूर बनेगा। बाइंडिंग एनर्जी का ये जो ग्राफ है, पीक वैल्यू आती है 8.8 बाइंडिंग एनर्जी होती है आयरन के लिए मिलियन में बेटा। और अगर हम बात करते हैं ये वाली पूरी बेल्ट और ये वाली पूरी बेल्ट, तो मानकर चलिएगा कि ये आपके अनस्टेबल हैं, ये अनस्टेबल हैं, ये वाले स्टेबल होते हैं बच्चों। और बीच वाले जब स्टेबल होते हैं ना, तो ये वाले कभी भी फिजन नहीं करते हैं, है ना, कभी भी फिजन नहीं करते। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर आया कि आपका कोई न्यूक्लियस यहां दिया है ए वाला और ये न्यूक्लियस दिया है आपका बी वाला, तो कोई आपसे कह दे कि ए टूटकर बी दे रहा है, तो ये गलत है। जो स्टेबल जोन में है वो कभी टूटेगा ही नहीं, तो जो स्टेबल जोन में है वो कभी आपका टूटेगा ही नहीं। क्लियर है बेटा बात? तो ये वाले क्या करेंगे, फ्यूजन, और ये वाले क्या करेंगे, फिजन। और एवरी फ्यूजन और फिजन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ने पर यहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और बेटा जरा टाइप करिएगा, मोस्ट स्टेबल, जरा टाइप करिएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जब बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आंसर दोबारा देखते हैं कितने बच्चे देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बढ़ेगी तो बताइएगा स्टेबिलिटी पर क्या आपका असर आएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बढ़ेगी तो आपका स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट होगा, बच्चों बता दीजिएगा। जरा देखते हैं कितने बच्चे हमारे, बिल्कुल सही आंसर आपका आया, बिल्कुल सही बेटा। अच्छा एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जा सकता है, मैं आपको बताता हूं। मास नंबर बढ़ेगा, मास नंबर अगर बढ़ेगा तो बताइए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर के बढ़ने पर कैसे वेरी करेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले इंक्रीज करेगी और फिर डिक्रीज करेगी। तो नोट कर लीजिएगा, सारे बच्चे नोट करिए फटाफट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। सवाल ये आ सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे एक क्वेश्चन ये यहां से डेटा पूछा जा सकता है कि 30 से लेकर 170 तक, 30 से लेकर 170 तक ये आपका मोस्ट स्टेबल पार्ट आ गया। तो कोई पूछे कि प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर और फॉर न्यूक्लियस मिडिल वाले जो मास नंबर होते हैं ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला पार्ट होता है। तो अगर आपसे लमसम पूछा जाए तो 30 से लेकर 170 मास नंबर तक मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला पार्ट होता है। अच्छा बेटा यहां पर आइएगा, अगर हम बात करते हैं 30 से पहले आ जाएंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएंगे। और बेटा अगर हम बाहर आ जाएंगे यानी कि 170 से बाहर आ जाएंगे तो ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ते हैं ना बेटा, तो जिस प्रकार से आप केमिस्ट्री में बायो में भी डेटा याद करते हैं, तो ये डेटा पर क्वेश्चन बन सकता है, कौ रखा हो क्वेश्चन बेटा। तो बच्चे ये बात मान के चलिएगा, तो डेटा पर क्वेश्चन जो आपका यहां से बन सकता है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा बेटा एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इसके बाद आपका जो न्यूक्लियस यहां पे आता है ना बेटा, रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो होता है, रेडियो एक्टिविटी, ये ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियल डिके कर्व है। तो अगर आप पूछे डिके कर्व क्या होता है, तो डिके कर्व में n इक्वल टू n0 - लैम्डा टी। माइनस का मतलब होता है कि टाइम अगर बढ़ेगा, अगर टाइम बढ़ेगा बेटा तो बचे हुए न्यूक्लियाई जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते हैं। और ये देखो ये आपका n0/2 फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम, फिर देखो फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा। मैंने आपको शायद याद हो आपको, तो मैंने यही टेक्निक आपको बताई थी क्वेश्चन को लगाने की, कि एक एक करके आप ना, एक एक करके बेटा आप एक एक करके आधा आधा करते जाएंगे। रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा। केमिस्ट्री का पार्ट है, फिजिक्स है ही नहीं। इसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे इस तरह से रेडियो एक्टिव डिके जो होता है वो हमारा एक्सपोनेंशियल डिके होता है। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, सुन लीजिएगा मेरी बात, ये है वो पार्ट जो हमारा अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल बचता है, ये उसकी एक्टिविटी है। कभी कभी आर से दिखा देते हैं, कभी कभी एन से दिखा देते हैं, इसको हम आर से भी दिखा देते हैं। और आपको पता है कि आपके कुछ क्वेश्चन आपके यहां पे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। और अगर मैं पूछूं कि कितना मटेरियल हमारा डिके हो गया, तो आपको पता है कि जब मटेरियल डिके हो जाता है तो प्रोडक्ट जो बनता है वो ग्रोथ करता है। तो एक कर्व यहां से बनता है जिसको कहते हैं ग्रोथ कर्व।
तो जो ग्रोथ कर्व होता है ये वाला कर्व भी पूछा जा सकता है। राइट बच्चों, और वैसे मैं आपको बताऊं, रेडियो एक्टिविटी में मैंने आपको जितने क्वेश्चंस करवाए हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। एक आपका ये वाला जो है, ये आपका कहां पर मिलेगा, पीएन जंक्शन। आप जब बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बाइजिंग में, रिवर्स बाइजिंग में, ये वाला ग्राफ का एक क्वेश्चन है जो आपको वहां से मिलेगा, और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका ग्राफ का वहां से मिलेगा, क्योंकि अभी मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर भी चल रहा हूं। कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करने में आपको अच्छा भी लगेगा कि हमारा इस तरह से क्वेश्चन सही भी हो रहा है और रिवीजन भी हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो ग्राफिकल क्वेश्चन में ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है सिलिकॉन डायोड का दिया है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और इसमें कहते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। पहले निकालनी है जब हमारी करंट की वैल्यू 15 मिली एम्पियर है, फिर निकालनी है जब वोल्टेज की वैल्यू -10 है। इसका मतलब यहां पर निकालना है बेटा, और आपको यहां पे 15 यानी कि आपको 15 यानी यहां पर निकालना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरी बात को एक बात बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। सबसे पहले हम 15 की बात करेंगे, तो यहां पे अगर हम स्लोप निकाल देंगे तो स्लोप निकालने से हमारा बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। तो याद रखिएगा बच्चों, स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ जो होता है, स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ जो होता है वो हमारा 1 रेजिस्टेंस देता है। यानी कि आप अगर बात करेंगे स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ की, तो ये 1 रेजिस्टेंस यहां से मिलेगा। याद कर डालिए, याद कर डालिए, लिख डालिए, हो जाएगा बेटा। पीएन जंक्शन का क्वेश्चन ये वाला कर लेंगे। अच्छा बेटा, आपसे कोई पूछे कि ये करंट दी गई है आपको, ये करंट दी गई है, इसका ये वाला स्लोप वाला पार्ट बनेगा, तो बताइए यहां पे कितना वोल्टेज है, यहां पे कितना वोल्टेज है, दोनों में कितना अंतर है, इनमें करंट में कितना डिफरेंस है। और यही बात हमने यहां पर सॉल्व करी है, और देखो बेटा हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर स्लोप से रिलेट करेंगे तो स्लोप से निकल आया हमारा। चलो बेटा, अब अगर बेटा हम आगे आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है रेक्टिफायर का, यहां से अभी तक तो क्वेश्चन बना नहीं है क्योंकि, लेकिन ये ग्राफ हमको जो दिया गया है ये हमें ग्राफ क्या बताना चाहता है। ये ग्राफ ये बताना चाहता है, हो सकता है कि आपको एसी दे दे और आउटपुट डीसी दे दे। आपको पता है कि हमारा जो रेक्टिफायर सर्किट होता है, ये हमें अगर हम एसी लगाएंगे तो उसको रेक्टिफाई करके ये डीसी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, तो ये लिखा है फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर, बहुत याद रखिएगा दिमाग लगा के। तो अगर हम लोग इसके पहले वाला डायग्राम यहां देखते, मैंने दिया नहीं है, अगर फुल वेव रेक्टिफायर का कैपेसिटर फिल्टर ले लें और आपको दूसरा वाला दिया गया है विदाउट, है ना, यानी कि यहां पर हमारे पास याद रखिएगा, यहां पे हम लोग आउटपुट को कैपेसिटर फिल्टर से ले लेते हैं, तो हमें लगभग हमें फ्लक्चुएशंस नहीं मिलते हैं। नहीं तो आपको पता है आपकी डीसी कैसे बनती है, डीसी ऐसे बनती है, मतलब डीसी भी आपकी वेरी करती है। तो जब डीसी भी वेरी करेगी तो लेकिन डीसी यहां पे वेरी नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि यहां पे फिल्टर लगा दिया है। तो कॉपी पे नोट कर लो, रेक्टिफायर पर क्वेश्चन बन सकता है, कैपेसिटर लगाया जाता है, फिल्टर सर्किट बनाया जाता है, फिल्टर के द्वारा हमारी जो डीसी के फ्लक्चुएशंस होते हैं, डीसी आपकी देखो ये आपकी यूनिडायरेक्शनल करंट तो है, यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज तो है, डीसी तो है, लेकिन ये भी फ्लक्चुएट कर रही है। फ्लक्चुएशंस को फिल्टर करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ऑक्सीलेटर यहां पे बनाते हैं ना हम लोग, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पर एक नाम आता है ऑक्सीलेटर सर्किट का, और बेटा वो होता है हमारी ऐसी डिवाइस जो एम्पलीट्यूड को वेरी नहीं करने देता, यहां का अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां पे लगभग एम्पलीट्यूड एक जैसा है। तो एक बटाई हम लोग लगाएंगे फिल्टर सर्किट। तो याद कर लेना बेटा, आइए जेनर डायोड पढ़कर जाना, अपनी कॉपी पे जेनर डायोड लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जेनर डायोड एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, मैंने कई बार इसके क्वेश्चन करवाए हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर पर सवाल बन सकता है। जेनर डायोड का वोल्टेज स्टेबलाइजर पे क्वेश्चन बन सकता है, कैरेक्टरिस्टिक पे आ सकता है। ये वाला आपका जेनर वोल्टेज होता है बच्चों, और जेनर वोल्टेज जो होता है ये आपका ब्रेकडाउन कंडीशन पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो ये जेनर वोल्टेज पे क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, हम अपनी बात को जब आगे बढ़ाते हैं तो देखो बेटा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास है, और ये
पिछले 5-6 साल से इस तरह की डिवाइसेस जरूर पूछी जा रही हैं। बहुत गौर फरमाइएगा सारे बच्चे, बहुत ध्यान से देखिए। फोटो डायोड में पीएन जंक्शन रिवर्स बाइजिंग में होता है, सभी ग्राफ के पोर्शन की ओर है ना। तो फोटो डायोड में रिवर्स बाइजिंग कंडीशन आती है। रिवर्स बाइजिंग कंडीशन जब आती है तो देखिएगा रिवर्स बाइजिंग वाला ग्राफ बनाया है। और दूसरी बात देखिएगा, आपका जो फोटो डायोड का सिंबल होता है ना बेटा, वो आपका फोटो डायोड का सिंबल ये होता है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ये सिंबल होता है, लाइट के गिरना सिंबल। और ये किस पे काम करता है? रिवर्स बाइज पे। और क्या निकालने के लिए काम में लाते हैं? ये इंटेंसिटी निकालने के लिए काम में लाते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम फोटो डायोड का यूज करते हैं। सोलर सेल पे सवाल निश्चित तौर पे बन सकता है, पास्ट ईयर्स में भी सोलर सेल पे क्वेश्चन बना है। और सोलर सेल पे अनबाइज पीएन जंक्शन लेते हैं प्यारे बच्चों। अनबाइज पीएन जंक्शन जो होगा सोलर सेल वाला, अनबाइज पीएन जंक्शन में कोई भी हम लोग जब भी कभी सिंबल इस्तेमाल करेंगे ना, तो सिंबल जब इस्तेमाल करेंगे तो केवल हम रेडिएशन दिखा देंगे, राइट। और बेटा ये वाला सोलर सेल का ये सर्किट है, पहचान गए होंगे। इस यहां पे हमारा करंट 0 होता है और यहां पे करंट हमारा बेटा मतलब मैक्सिमम ऑपोजिट साइड में रहेगा। तो याद रखिएगा, पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी से मेरा आज निवेदन है कि मेरे ग्राफ के पोर्शन को जितना भी मैं बताऊं एक बार देखते जाइए, चीजों को ग्रास्प करते जाइए, अडॉप्ट करते जाइए। ये सोलर सेल का सवाल जो दिया गया है, इसमें करंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये पूछा गया था एग्जाम में। शॉर्ट सर्किट होता है ये और ओपन सर्किट होता है ये। तो केवल आपसे कैरेक्टरिस्टिक पहचानने को आ सकता है, आपको ग्राफ पहचानने को आ सकता है, आपको बेटा यहां पे ए और बी पॉइंट के बारे में जानकारी लेने को आ सकता है। तो सारे फ्यूचर डॉक्टर्स इन दोनों पॉइंट को नोट कर लेंगे। यहां पे मैं अगर बात करना चाहूंगा आगे की, तो आगे वाला पटा हमारा एक एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में, देख लीजिएगा। एनसीईआरटी का ये जो पेज नंबर है 490 पेज नंबर पे जंक्शन ट्रांजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ है। और ये एग्जांपल जो आपका है लिखा है, वाई सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनिक आर प्रेफर्ड मटेरियल फॉर सोलर सेल। क्यों हम लोग इसको प्रेफर करते हैं भाई, क्यों प्रेफर करते हैं? तो देखो भाई, लास्ट में आप लोगों ने पढ़ा, इतना शानदार पढ़ाई करी है आप लोगों ने, लेकिन लास्ट में अगर हम कुछ चलते हुए चीजों को देख चले, बुराई क्या है? मान लीजिए आ जाती है इंपॉर्टेंट, तो मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो अब मेरी नजर में ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देख लीजिएगा, सोलर रेडिएशन जो हमारे हैं वो हमारे गैलियम सल्फाइड से इस प्रकार से निकलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर ये पूछा जाता है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लिखा है गैलियम आर्सेनिक और सिलिकॉन का एनर्जी गैप जो होता है बेटा लगभग इतना होता है। तो कहते हैं इनफैक्ट गैलियम इज बेटर इन स्पाइट ऑफ हायर बैंड गैप देन सिलिकॉन बिकॉज ऑफ द रिलेटिवली हाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। बेटा याद रखिएगा, जिसमें लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी वो हमारे लिए बेटर हो जाएगा। तो बी चूज द मटेरियल, हम लोग इन मटेरियल को अगर चूज करेंगे तो इनके हमारे हायर एनर्जी गैप होते हैं, इसलिए ये हमारे उतने ज्यादा कंफर्म नहीं होना चाहिए, राइट बच्चों। तो यहां पे एक बात ध्यान देने की है, बहुत याद रखिएगा, वाई डू वी नॉट यूज द मटेरियल लाइक लेड सल्फाइड? क्यों नहीं यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा, तो अब मान लीजिए मैं आपसे केवल ये कह रहा हूं कि सोलर सेल बनाने के लिए आप लेड सल्फाइड क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? इन्होंने बताया है कि बहुत बड़ा यहाँ पे जो एनर्जी गैप है, बहुत छोटा एनर्जी गैप होता है, और जब बहुत छोटा एनर्जी गैप होता है तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर करने में प्रॉब्लम आती है।